हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना भी चाहिए, ठीक है। और आज इस समय तो और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है ठीक रहने की, अपनी तबीयत सुरक्षित रखनी है, बीमारी से बचना है, साथ ही साथ ज़रूरी कामों के लिए बस बाहर निकलना है। अन्यथा आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई पर और अपनी कार्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज से हम ठीक रेगुलर सब्जेक्ट के तहत ठीक ठीक भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। किसकी शुरुआत करेंगे हम? राज्य व्यवस्था की। किसकी? राज्य व्यवस्था की। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें तो बोर्ड पे नहीं लिख सकते, तो आप सुनते रहिएगा, उसे लिखते रहिएगा, जो जरूरी चीज़ें हैं उसे मैं ऐसे मार्क करते चलता चलूँगा, ठीक है। राज्य व्यवस्था, ठीक। राज्य प्लस व्यवस्था यानी किसी राज्य को चलाने की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है, ठीक। किसी राज्य को चलाने, राज्य मतलब राज्य समझ लीजिए, राज्य को चलाने की जो व्यवस्था है वो उसकी क्या है? राज्य यानी कि राज्य व्यवस्था के तहत आती है। और राज्य व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए और उन नियम और कानूनों का जो पुलिंदा यानी कि जो संग्रह है वही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, ठीक है। संविधान क्या है? किसी भी संस्था, देश या राज्य या किसी भी बॉडी को चलाने के लिए जो नियम या कानूनों का संग्रह है, कानूनों का संग्रह है, वही क्या कहलाता है? हमारा संविधान कहलाता है, ठीक है। ठीक, किसी देश को चलाने, किसी राज्य को चलाने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। उसके लिए एक हमारे पास ग्रंथ है, क्या? संविधान। संविधान क्या होता है? नियम या कानूनों का संग्रह जो किसी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सदियों से राज व्यवस्थाएं और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं रही हैं, ठीक। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र भी कहाँ रहा है? भारत में ही रहा है, ठीक है। महाजनपद काल में, इतिहास में आपने जानते होंगे, ठीक, कि गणतंत्र की शुरुआत भी कहाँ से हुई? भारत से हुई है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा पहला साम्राज्य का निर्माण हुआ कौन सा? मौर्य साम्राज्य। किसके पहला साम्राज्य कौन सा हुआ? ठीक, जिसने संपूर्ण भारत पर शासन किया वो कौन सा हुआ? मौर्य साम्राज्य। और इस मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानूनों का एक संग्रह बनाया गया, जिसे किसने तैयार किया था? कौटिल्य ने, यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, ठीक। नाम क्या दिया गया? अर्थशास्त्र। क्या नाम दिया गया? अर्थशास्त्र नाम दिया गया। यानी कि ईसा से पूर्व ही हमारे यहाँ इस दिशा में प्रयास होने लगे। आगे चल के कई सारी संहिताएं आई, इसी में भारतीय रीति रिवाजों से जुड़ी हुई एक संहिता आई, कौन सी? मनु संहिता, जिसे कहा जाता है दुनिया की पहली कानून की पुस्तक कौन सी? मनु संहिता, ठीक है। और भी इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही। एक प्राचीन काल तक हम अग्रणी यानी कि विचारवादी और प्रगतिवादी विचारों वाले रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यानी मध्यकाल में हमारा थोड़ा पतन हुआ, लेकिन अंग्रेजों के आगमन से फिर से इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई और एक निश्चित कानूनों का ठीक एक दायरा बढ़ता गया, ठीक है। इसी के तहत हम बात करते हैं, ठीक। तो ध्यान दें, इस क्रम में जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो अंग्रेजों से ही कर रहे हैं, ठीक। तो सन 1600 ईस्वी में, ठीक, कब? सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने एक चार्टर पत्र जारी करके, ठीक, कुछ व्यापारियों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते थे, किसके नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार के लिए, ठीक, एक चार्टर पत्र जारी किया। कब? 1600 ईस्वी में, कि आप जाइए और पूर्व में क्या करिए? व्यापार करिए, जो कि 15 वर्षों के लिए था। कितने समय के लिए था? आगे चल के इसे बढ़ा भी दिया गया, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया तो कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किए। इसी के तहत 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास यानी कि चेन्नई जो आज का है, ठीक है, किसे बनाया गया? मद्रास को। आगे चलकर 1726 में बंबई और कलकत्ता के लिए भी, किसके लिए? बंबई और कलकत्ता के लिए भी नगर निगम यानी कि कुछ प्रावधान बनाए गए,
ठीक है। अब धीरे धीरे से अंग्रेज जो है मुख्य राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, तो मुख्य राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो साथ साथ उन्हें नियम और कानूनों की भी आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसे में इसका सबसे निर्णायक पहलू रहा 1765 का इलाहाबाद का संधि। 1765 का इलाहाबाद का संधि, ठीक है। इस संधि के तहत क्या हुआ था? इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के जो दीवानी अधिकार हैं वो किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास है। यानी कि धीरे धीरे अब अंग्रेज व्यवस्था में आ चुके हैं और व्यवस्था पर नियंत्रण करने की शुरुआत कर चुके। जब पूरी व्यवस्था में आ गए तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक निश्चित कानूनों के माध्यम से ही अब जो है भारत में शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाए। इसी के तहत उन्होंने कुछ अलग अलग अधिनियम, चार्टर एक्ट और जो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं ले आए और उन्होंने इसके माध्यम से भारत में शासन करना शुरू किया। ठीक, तो इसी चीज को हम जानेंगे जो कि भारतीय संविधान निर्माण के पूर्व की, यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ठीक है, एक ही हेडिंग डाल लेते हैं, संवैधानिक विकास। ठीक है, संवैधानिक विकास यानी कि संविधान, आज का जो संविधान है उसको बनने से पहले जो प्रक्रिया में पहुंच चलते हुए हम वहां तक पहुंचे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक विकास। ठीक है, तो संवैधानिक विकास को हम दो पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, यानी कि 1773 से 1857 तक। ठीक है, यानी इस दौरान ठीक देश पर किसका? कंपनी का हुकूमत थी। कंपनी ही कुछ अधिनियम वगैरह बनाया करती थी। जबकि इसके बाद 1857 से 1947 तक, ठीक है, किसका प्रभाव रहा? ताज का रहा। यहां पर कंपनी है, यहां पर क्या है? कंपनी है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है? ताज है। ठीक है, तो 73 से 57 तक कंपनी है, जबकि 57 से 1947 तक कौन है? ताज का प्रभाव है। तो दो भागों में इस संवैधानिक विकास की रूपरेखा तैयार होती है। इसे बारी बारी से एक एक पॉइंट करते हुए हम चलते हैं। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस वाले हिस्से की, जो कि कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक। 1773 से 1857 तक। ठीक है, तो इसके पहले में एक पहला पॉइंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमन। ठीक है, कब जारी हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जरा संक्षिप्त में जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे जरूरी ये कहा गया कि आज के बाद से बंगाल का गवर्नर अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया एक चीज, तो जो बंगाल का, ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूं उसे लिखते चलना है आपको, मैं बार बार यही कह रहा हूं, बंगाल का गवर्नर अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, जो आज तक गवर्नर था अब वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, क्लियर होगा? ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि बंगाल का जो गवर्नर है अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। और वो पहला व्यक्ति कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। ठीक है, चलिए। ठीक, अब इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय बोर्ड का भी गठन हो गया।
4 सदस्यीय बोर्ड का गठन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक 4 सदस्यीय बोर्ड का गठन हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा 1774 में न्यायिक मामलों की देखरेख के लिए कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में, किसके लिए, न्यायिक मामलों की देखरेख के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब, 1774 में, कहां पर, कलकत्ता में। ठीक, किसकी स्थापना किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो इस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, जो जजों की व्यवस्था थी, यानी जो न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, वो कैसी थी, 3+1। ठीक है, 3+ यानी कि 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 3+1। ठीक, कैसी थी, 3+1। तो एक कौन थे, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कलकत्ता के इस उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन थे, सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। ठीक, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, सर एलिजा एम्पे। और जो अन्य 3 लोग थे वो कौन थे, कौन, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट रहा था। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, ध्यान दें, कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके निजी व्यापार करने व उपहार लेने पर प्रतिबंध। किस पर प्रतिबंध, निजी व्यापार। ठीक है, इसके पहले कंपनी के कुछ कर्मचारी यहाँ पर अपना भी व्यवसाय किया करते थे, तो निजी व्यापार और क्या, ठीक, उपहार लेने पर, राजा महाराजाओं से जो उपहार लिया करते थे, उपहार लेने पर प्रतिबंध। ठीक है, निजी व्यापार, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार व उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, क्या, ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से कंपनी पर एक नियंत्रण की स्थापना किया गया। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। ठीक, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में रहा। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, इसे रब कर दूं। ठीक है, इसे आप नोट करते चलेंगे, जहां पे मैं जल्दी लग रहा हूं वहां पे आप इसे पॉज करके आराम से इसे रोककर इसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये तो हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे क्या क्या आता है, ठीक है, आगे क्या क्या आएगा उसके बारे में जरा देखते हैं। अगला जो हुआ 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, यानी कि पहला एक्ट बना और अभी तुरंत ही उसमें किसकी जरूरत पड़ गई, एक संशोधन की जरूरत पड़ गई। 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखिए अब जो है आप 1773 के उस एक्ट के द्वारा एक ही क्षेत्र में 2 सर्वे सर्वा हो चुके थे, 2 प्रमुख हो चुके थे। ठीक है, एक तो गवर्नर जनरल था और दूसरा कौन थे, सुप्रीम कोर्ट था। गवर्नर जनरल समझता था मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सुप्रीम कोर्ट समझती थी कि गवर्नर जनरल के मामले भी मेरी कोर्ट में आना चाहिए। तो ऐसे में दोनों में क्या होने लगा, टकराव होने लगा। ये बात जब इंग्लैंड पहुंची तो वहां से 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।
ठीक है, यानी इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को आदेश मिला कि गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के मामलों की सुनवाई आप नहीं कर सकते। साथ साथ ही इस सुप्रीम कोर्ट के हाथ से जो है राजस्व से जुड़े हुए मामले भी बाहर कर दिए गए। ठीक, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अलावा जो राजस्व से जुड़ा मामला होगा उसको भी सर्वोच्च न्यायालय, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा? 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों को भी क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1781 का संशोधन अधिनियम रहा। अगला क्या है? अगला है 1784 का अधिनियम। ठीक है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स कौन थे? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, उनके नाम से क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, कुछ अभी विवाद चल रहे थे, उन्हें सुलझाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट की आवश्यकता हुई। ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? कहा गया कि आज के बाद से राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। राजनीतिक वो वाणिज्यिक कार्य क्या कर दिए गए? पृथक कर दिए गए। ठीक है, यानी कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि अब दोनों एक ही बॉडी द्वारा चलाया नहीं जाएगा। यानी कि राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों में जो मतभेद थे, यानी कि जो असामंजस्य था, उसे अलग अलग कर दिया गया। दोनों अब अलग अलग चलाए जाएंगे। ठीक, और राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, तो ये किसके तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आते हैं। अगला क्या है? 1786 का अधिनियम। ये एक लाइन है बस। सत्रह 1786 का अधिनियम। ठीक है, अब देखिए इस वारेन हेस्टिंग्स के बाद से जो है बाद में नए गवर्नर जनरल बनकर आए थे कॉर्नवालिस। कौन बनकर आए थे? कॉर्नवालिस, जो कि सेना के जनरल भी रह चुके थे। ऐसे में उनके हाथ में सेना का प्रभाव नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तभी काम आगे बढ़ाऊंगा जब मुझे सेना का भी क्या मिल जाएगा? प्रभार मिल जाएगा। ऐसे में ठीक सरकार ने, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने एक बदलाव करते हुए कहा कि आज के बाद से जो गवर्नर जनरल ही सेनापति होगा। यानी सेना का मुखिया कौन होगा? जो गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा? सेनापति होगा। ठीक है, ये बदलाव किसके समय में किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके लिए बदलाव क्या किया? जो गवर्नर जनरल ही अब क्या होगा? सेनापति होगा। ठीक है, चलिए ठीक रब करते हैं इसे, अगला देखते हैं। ठीक, 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब क्या होता है? राजाज्ञा, यानी कि राजा की आज्ञा के अनुसार। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक, राजाज्ञा। ठीक है, क्या किया गया इसमें? ठीक,
मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर बंगाल का नियंत्रण और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किस पर? मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी आप जानते हैं, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर किसका प्रभाव? कलकत्ता प्रभाव, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का। ठीक है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी का ठीक अधिकार या नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अगला, एक कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के अधिकारियों को अब जो है भारतीय राजस्व से ही, ठीक है, यानी कि कंपनी के कर्मचारियों व कंपनी के कर्मचारियों व अन्य अधिकारियों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक उनका वेतन इंग्लैंड से आता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो कमाई यहाँ हो रही है भारत से, उसी वेतन से नहीं, उसी राजस्व से इन्हें क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। तो ये किसका रहा? 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, चार्टर एक्ट जो है हर 20 साल पर आएगा। देखिए, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 20 साल बाद क्या आया है? चार्टर एक्ट। अगला चार्टर एक्ट 1813 में आएगा, फिर कब आएगा? 1833 में, फिर कब आएगा? 1853 में आएगा। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट रहा। ठीक है, देखिए इसी दौरान एक और बदलाव चल रहा था अंग्रेजी हुकूमत में कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी चलाई जा रही थी। ठीक है, खैर ये बात रही हमारी 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, क्लियर है, इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या देखते हैं? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था चार्टर का मतलब क्या होता है? राजाज्ञा। चार्टर का मतलब क्या होता है? राजाज्ञा। ठीक, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, इसमें क्या क्या कहा गया? इसमें पहली चीज सबसे जरूरी ये कही गई कि आज के बाद से, ठीक है, यानी इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का अब जो है व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। एकाधिकार समाप्त हो रहा है, परंतु एकाधिकार समाप्त होने के बावजूद भी कुछ चीजों पर अभी भी उनका एकाधिकार बना रहा। वो क्या रहा? एक तो चाय का व्यापार, एवं चीन के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा। ठीक है, ठीक, यानी कि कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु अभी भी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर जो है कंपनी का अधिकार बना रहा। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा क्या है? दूसरा, अब जो है धीरे धीरे कंपनी को ये लगने लगा कि हम कितने सारे लोगों को जो है, ठीक है, कितने सारे लोगों को, ठीक, इंग्लैंड से भारत ला सकते हैं, इसकी एक निश्चित सीमा हो सकती है। तो क्यों ना यहाँ के लोगों को ही शिक्षित किया जाए, जिससे कि इन्हें हम अपने काम में ला सके। तो इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान यह भी जुड़ा कि अब से भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष कितने? 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। ठीक, सरकार ने क्या
क्या निर्णय लिया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष कितना 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या रहा, इसी के साथ अब जो है इस एक्ट के माध्यम से ही अंग्रेजी सरकार ने ठीक मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया, जिससे कि वह यहाँ के गरीब व निचले तबके के लोगों को ठीक धर्मांतरण जैसी चीज़ों में शामिल कर सके। ठीक है, यानी कि भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश किया गया। ठीक है, ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति भी दे दी गई, जिससे कि वो भारत में आए और इस्लाम और जो है ईसाई धर्म के प्रसार प्रसार के लिए कार्य करें। एक चीज और किया गया कि स्थानीय कर लगाने की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, एक और क्या कर दिया गया, यानी कि निकायों पर स्थानीय कर लगाने का भी अधिकार अंग्रेजी सरकार को दे दिया गया। तो इस प्रकार 1813 का चार्टर एक्ट एक प्रमुख एक्ट रहा, जिसमें व्यापार पर एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा इस परिस्थिति में भी चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा। ठीक है, इसी से ही भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष कितना 1 लाख रुपए, कुल कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, साथ ही ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रवेश की अनुमति भी दे दी गई। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि ये चार्टर एक्ट 20 साल बाद आते हैं, तो बताइए अगला कब आएगा। ठीक है, 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33। इसको रब कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। ठीक है, इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए, ठीक, उसे आप पॉज करके दोबारा सुने या दोबारा पॉज करके रोक के लिख सकते हैं। ठीक, आपके पास ये ऑप्शन है। चलिए, अगला क्या है, अगला है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये भी एक प्रमुख एक्ट रहा, जिसने भारतीय यानी कि भारत पर अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में सामने आया। ठीक है, यानी केंद्रीकरण की शुरुआत कर दिया। किसकी, केंद्रीयकरण की। ठीक, इस 33 के चार्टर एक्ट ने किसकी शुरुआत की, केंद्रीकरण की, यानी कि पूरे भारत में एक सत्ता। इसके तहत क्या पॉइंट रहे, पहला सबसे प्रमुख यह रहा कि अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह क्या बन जाएगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था वो क्या बन गया था, गवर्नर जनरल। और 33 में क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन हुआ, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पहला व्यक्ति कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो पहला प्रावधान तो ये रहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसी से यही दर्शाता है कि भारत अब एक इकाई के तौर पर पूर्ण अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में आ चुका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहा, दूसरा, ठीक, 13 के चार्टर एक्ट में आपने पढ़ा था कि व्यापार पर एकाधिकार समाप्त, परंतु फिर भी चाय और चीन के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा था। परंतु 33 के चार्टर एक्ट में इसे भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त।
पूर्ण रूप से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रमुख प्रावधान क्या रहा कि जो चाय और चीन के साथ व्यापार बचा था वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब जो है कंपनी सिर्फ क्या है, एक प्रशासनिक इकाई है, एक प्रशासनिक निकाय है। ठीक है, अब जो है उसे व्यापार का एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। अब उसका काम सिर्फ क्या रह गया, प्रशासन चलाने, यानी कि भारत में प्रशासन के लिए जिम्मेदार किसे बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। ठीक, तो पहला तो ये रहा। दूसरा ये हो गया कि पूर्ण रूप से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। एक और बदलाव किया गया कि अब जो है, ठीक, कि भारतीयों को भी कंपनी के पदों पर नियुक्ति में किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा गया कि रंग, जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा अपना अनुच्छेद 16 है जो नौकरियों में देता, उसी तरह से कंपनी ने भी, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनके विरोध की वजह से इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये रहा। ठीक, तो इसे रब कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार 1833 का चार्टर एक्ट जो है विशुद्ध कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक बना दिया। अब कंपनी क्या बन गई, विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक इकाई बन गई। ठीक, यानी कि उसके पास अब किसी भी तरह का, ठीक, व्यापार का एकाधिकार नहीं रह गया। जो भी था वो सारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो 33 के चार्टर एक्ट के तहत ये कुछ प्रमुख तथ्य रहे। ठीक है, तो अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, अब 20 साल बाद आएगा। ठीक है, अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, 20 साल बाद आएगा, यानी कि कब, 1853 में। कब आएगा, 1853 में। (1853) का चार्टर एक्ट। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो चार्टर एक्ट में तो पहली चीज ये कर दी गई कि कंपनी के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा परिषद में 6 नए पार्षदों को चुना गया। छह नए पार्षदों को चुना गया। ठीक है, यानी कि कंपनी का जो विधायी कार्य है उसे अलग कर दिया गया। यानी एक तरह से आधुनिकता की तरफ कंपनी जो आज, जैसे आज का समय हमारा विधायी अलग है, प्रशासन अलग है, उसकी एक तरह से नींव पड़ रही थी धीरे धीरे। और इसी के तहत विधायी व प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया तथा परिषद में 6 नए पार्षदों को भी चुना गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या रहा,
अगला पॉइंट है भारत में भी आईसीएस, भारतीयों के लिए भी आईसीएस। ठीक है, यानी कि कंपनी के पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा का आयोजन। ठीक है, इसके पहले जो कंपनी के पदों पर नियुक्ति होती थी वह सीधे हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इस तरह से भारतीयों के लिए भी आईसीएस परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, आईसीएस परीक्षा की शुरुआत की गई। आईसीएस परीक्षा की शुरुआत की गई किसके लिए? भारतीयों के लिए। लेकिन यह परीक्षा अभी भारत में ना होकर कहाँ होती थी? इंग्लैंड में, लंदन में हुआ करती थी। ठीक है, या लेकिन फिर भी एक तरह से एक शुरुआत थी कि इस कंपनी के उच्च पदों पर भारतीय व्यक्ति भी पहुंच सकता। आगे चलकर प्रथम भारतीय आईसीएस कौन होंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे। ठीक, कौन होंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे। ठीक है, यानी कंपनी के पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। एक तरह से भारतीयों के लिए भी आईसीएस परीक्षा की शुरुआत हो गई। ठीक है, रब कर देते हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसे लिख कर नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो बोल रहा हूं उसे भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से एक और बदलाव क्या किया गया कि पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो जो 6 पार्षद थे उसमें से जो 4 हैं वो स्थानीय तौर पे रहे। कहां कहां से? बंबई, कोलकाता, दिल्ली, बंबई, माफ करिएगा, मद्रास, दिल्ली व आगरा। सॉरी, दिल्ली नहीं था, उत्तर में तो आगरा ही है ना। ठीक है, तो क्या बच गया? बंबई, मद्रास, बंगाल ही था। ठीक है, बंबई, मद्रास, बंगाल, 4 कहाँ से चुने गए? एक बंबई से, एक मद्रास से, एक बंगाल से और एक कहाँ से? उत्तर से, यानी कि आगरा से। ठीक, तो इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया गया, जिसमें से 6 में से 4 सदस्य कहाँ से आए? एक बंबई से आया, एक मद्रास से आया और एक बंगाल से आया और चौथा जो है उत्तर यानी कि आगरा से आया। ठीक, तो 53 का चार्टर एक्ट ये कहता है। ठीक, तो संविधान के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हमने किया तो हमने 2 भाग आपको बताया। पहला जो कंपनी का शासन था, ठीक है, यानी कंपनी सीधे करती थी, और दूसरा जब ताज का शासन शुरू हो गया। ठीक, तो पहले चरण में हमने 1773 से 1853 तक की बात करनी थी, जो यहाँ पर क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है, कहां से कहां तक? 1773 से 1853 तक की बात हो गई। ठीक, जिसमें हमने ये सारी प्रक्रिया पढ़ी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? क्यों ताज आया? ठीक है, एक पृष्ठभूमि यहीं पर जान लेते हैं, अगली क्लास में देखेंगे ये क्या है ये ताज वाला। लेकिन देखिए,
53 तक जो है अब धीरे धीरे भारतीयों में अपने साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए जागरूकता प्रदान होनी शुरू हो गई थी। उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे कुछ विद्रोह हो रहे थे, लेकिन ये विद्रोह छोटे छोटे थे। इस बीच लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने कुछ कठोर और दमनकारी, शोषणकारी नीतियां अपनाई, जिनकी वजह से अब भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे और आगे उबल रहा था। जैसे कि आप जानते होंगे एक कड़ा कानून क्या था, ठीक, हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, यानी कि हड़प नीति, जिसके माध्यम से जिन भी राज्यों पर, जिन भी राजाओं के एक वास्तविक पुत्र नहीं, दत्तक पुत्र थे, उनके राज्य पर क्या कर लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। हड़प नीति। बाद में कुछ और आरोप लगाकर, जैसे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे कुछ नियम बनाए गए जो जिससे कि लोगों में अब धीरे धीरे उबाल, यानी कि आक्रोश बढ़ रहा था। इस बीच कुछ और भी नियम बने, ठीक है। इसी काल में, ठीक, 1855-56 के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, सुधारात्मक कदम था, लेकिन जो रूढ़िवादी भारतीय था, जो परंपरावादी भारतीय था, उसे ये लगने लगा कि ये जो अंग्रेजी हुकूमत है ये हमारे धर्म पर प्रभाव कर रही है, धर्म पर प्रहार कर रही है। ये तो हमारे यहाँ सालों सालों से चलता आ रहा था, आज तक किसी ने नहीं रोका, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजी सरकार कानून बनाकर उस पर भी क्या कर दे रही है, रोक लगा दे रही है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, युद्ध के लिए यह नियम बनाया गया कि युद्ध के लिए सैनिकों को समुद्र पार जाना होगा, जबकि हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा है कि समुद्र में पैर रखना अपराध है। क्यों? क्योंकि समुद्र जो क्षीर सागर कहा जाता है वो भगवान विष्णु का निवास है। इससे भी होने लगा, ये भी हमारे धर्म पर क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। इधर नई राइफल आई, ठीक है, नई इनफील्ड राइफल आई, जिसमें क्या हुआ कि जो कारतूस है वो मुंह से लगाकर खोलना पड़ता था, ठीक है, कारतूस को मुंह से लगाकर खोलना पड़ता था, ठीक। इस बीच अफवाह उड़ी कि जो कारतूस में गाय और सूअर, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए प्रभावी था, ठीक है, उनके चर्बी मिली हुई है, मांस की चर्बी मिली हुई है। इससे जो है दोनों वर्ग क्या हो गए, आक्रोशित हो गए। और इसके बाद आप घटना जानती हैं, 1857 की क्रांति की प्रारंभ हो जाती है, ठीक, बैरकपुर से, ठीक, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना होती है, उसके बाद मेरठ छावनी, उसके बाद से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती। तो ऐसे कुछ कारण रहे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को ये सोचने पर विवश कर दिया कि अब जो है कंपनी भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है, तो सीधे तौर पर अब कौन करेगा, ताज करेगा, यानी कि महारानी का शासन भारत में भी शुरू होगा। और इसलिए अगला संवैधानिक प्रक्रिया जो है, ठीक है, 1857 से 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक की प्रक्रिया ताज के तहत बनाई गई। किसके तहत? महारानी के तहत, ठीक है। तो पहले इस पॉलिटी के पहले चैप्टर में हमने जाना संविधान क्या है, और साथ ही साथ भारत के संवैधानिक विकास की पहले चरण को पार किया, ठीक है। देखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ बताते हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से पुख्ता है, ठीक। और साथ ही साथ आपके एग्जामों के लिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, छोटे से लगाए बड़े तक, किसी भी तरह का जो पेपर दे रहे हैं, सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो अच्छे से लिखें और अपना खुद का नोट्स बनाएं, देख के, मेरी बातों को सुन के, आवाज़ इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में उस नए सेक्शन के साथ जो कि ताज का बारे में है, ताज के शासन के दौरान की संवैधानिक इतिहास में, ठीक है। ओके। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ठीक, अन्य परीक्षाएं जैसे कि यूपी SSC लेखपाल, वीडियो चकबंदी लेखपाल व जूनियर असिस्टेंट जैसी, साथ ही साथ लोअर पीसीएस जैसी सभी परीक्षाएं तथा यूपी पीसीएस व अन्य स्टेट सिविल सर्विस के जीएस के अध्ययन के लिए हमसे जुड़े क्लास लिव सॉल्यूशंस पर, क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर, ठीक, जिसके माध्यम से हम और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक। देखिए, इसके माध्यम से हम आप में अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिससे कि आपके अध्ययन कक्ष को और बेहतर सुचारू रूप दिया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर हमसे जुड़े, ठीक, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी का एक रूप आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे, ठीक है।